मैं आपके न्यूज चैनल पे खुले रूप से कहना चाहता हूँ, मैं रोहित शुक्ला सनातन धर्म का पुजारी हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। ऐसे में अधिकारियों को तो शिकंजा कसना चाहिए था। ऐसे बिल्कुल 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 कसना चाहिए था, लेकिन मिली भगत थी अधिकारियों की। तो गाजा चीलम पी के मस्त रहो करके हम आईटी पढ़ के आए हैं, बाबा ज्वाइन करके, ये तो मीडिया का बनाया हुआ बाबा है। और एक मैं आपके सामने मैं लाइव बोलना चाहता हूँ, एक चैलेंज करना चाहता हूँ योगी जी को। जी, विधानसभा से आजादी के बाद से वो 8 रोडें आज तक नहीं बन पाई हैं और हर चुनाव में ये कहा जाता है कि जो है एनओसी आ गया है, अब जमीन जो है वो आदान प्रदान वन विभाग से कर ली गई है और घमासान युद्ध चल रहा है महाकुंभ के बाद से। उस पर बातचीत करने के लिए हम आ चुके हैं। सपा के बड़े नेता माने जाते हैं, मिर्जापुर में युवा नेता माने जाते हैं और मझवा के बेटा के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका नाम रोहित शुक्ला लल्लू है और जो मझवा विधानसभा के जो है 2 बार 3 बार प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इनके साथ जो जन समर्थन है वो भारी संख्या में है। ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अखिलेश जी की मानसिकता इन्हें कैसी लगती है या जो वर्तमान सत्ता जो है जो कारनामे कर रहा है उसमें ये क्या कहना चाहते हैं। तो जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल को और आपके व्यूअर्स को और आपको कि लोकतंत्र की चौथी आवाज बन के आप सही बात उठाने के लिए और सही प्रश्नों के साथ आप आशा है कि आए होंगे और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रोहित जी चुनाव बीत चुके हैं, अभी बिहार में चुनाव आने वाला है और कई जगहों पे चुनाव, अभी दिल्ली में जो है भाजपा की सरकार बनी है और सबसे बड़ा घमासान जो छिड़ा हुआ था वो महाकुंभ पे छिड़ा हुआ था। अभी योगी जी ने सदन में ये कहा कि एक नाविक जो है 30 करोड़ रुपए 45 दिन में कमा लिया, उस विषय पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अपनी दही खट्टी कोई नहीं कहता। जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, उन्होंने कुंभ मेला का आयोजन तो होता रहता है, आयोजन के उसको कार्यकारिणी में आजम खान साहब उसके व्यवस्था अधिकारी थे, लेकिन संरक्षक के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। कुंभ मेला क्षेत्र में कहीं प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब अच्छे से थे। जो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म चेंज होने के कारण हुआ अखिलेश यादव जी की सरकार में, तो सारे जो बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस्तीफा दो। अब इसी का ठीक उल्टा लेते हैं हम लोग कि 2025 में हुआ महाकुंभ हुआ। योगी जी ने जो व्यवस्थाएं दी, आप समझ सकते हो कि किस प्रकार वहां पे भगदड़ हुई, मेला क्षेत्र में हुई, प्लेटफॉर्म में हुई, वो भी दिल्ली में हुई। और जो व्यवस्था थी, अभी उन्होंने एक बात कही, जैसे कहा कि नाविक 45 दिन में 30 करोड़ रुपया कमाया। मैं खुद गया था वहां पे नहाने महाकुंभ में और नाव वालों ने बीच में खड़ा करके कहा कि पैसा दो। अच्छा, मनमाना पैसा दो। अच्छा, और जिस व्यक्ति का जिस अपराधी का इन्होंने अपना वाहवाही लूटा, क्योंकि हमको लगता है कि योगी जी को अधिकारी भी इनको बेवकूफ समझते हैं, जैसे ये बेवकूफ हैं उस तरह इनको अधिकारी बेवकूफ समझते हैं, तो उल्टी सीधी बात इनको समझा देते हैं। आप एक मुख्यमंत्री को बेवकूफ कर रहे हैं रोज जी। मैं अजय सिंह बिष्ट को बेवकूफ कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो संवैधानिक पद होता है, मैं उसको बेवकूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अजय सिंह बिष्ट को बेवकूफ कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बेवकूफी उन्होंने दिखाई सदन के अंदर, उन्होंने खुले रूप से कहा कि एक व्यक्ति 45 दिन में 30 करोड़ रुपया कमाए, लोगों का खून चूस के, लोगों को लूट के। वो राजा हरिश्चंद्र तो था नहीं, वो अपराधी है, गुंडा है। उन्होंने सूर्यकांत निराला के पोते को गोली मारी है, बम मारा है। अच्छा, तो ये तो जगजाहिर है, छीछा लेकर हो रहा है। मतलब जिस नाविक को योगी जी कह रहे हैं सदन में कि जो है वो 30 करोड़ रुपए कमाया, उसे आप ये बता रहे हैं अपराधी है। अरे भाई, सोशल मीडिया में है, अखबार में है, हर जगह है। आप गूगल में डालो कि नाम डालो, अपराध सहित आ जाता है लोगों का। तो वो खुद अपराधी है। और योगी जी तो भाई उनके बारे में क्या कहना, एक इकलौते देश के मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने अपराध का मुफ्त किया, उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमा था। 307 302 जैसे मुकदमा। अच्छा, ऐसे में रोहित शुक्ला जी नाविक की बात हो रही है, हम भी कुंभ में थे, हम भी जो है गए हुए थे। तो जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया था कि आप इतना ही जो है कस्टमर से ले सकते हैं, लेकिन ऐसे में 3000 4000 5000 6000 जैसे राशि जो है लोगों से लेना, कहाँ तक इसे सही समझते हैं? आप तो कह रहे हैं कि
5,000 6,000, मैं तो कह रहा हूँ 10-10 हजार लिया गया। जी जो व्यक्ति आस्था के नाम पे दूर दूर से देश दुनिया से आता था जी कि हम जाएंगे कुंभ में, श्रद्धा में डुबकी लगाएंगे, जी योगी जी ने तो ये आस्था बनाया नहीं है, जी भगवान ने बनाया है, सनातन धर्म ने बनाया है, वो बनता चला आया है। जी और लोग आस्था के नाम पे अपने जेब में पैसे लेके लिमिटेड तरीके से लोग आते थे दर्शन करने की, चलते हैं, रोड का खर्चा इतना, रहने का खर्चा इतना, नहाने में पैसा तो लगे, लेकिन उसके बाद भी उनकी आस्था में चोट पहुंचाया गया। और अपराधियों ने जिस प्रकार मैंने कहा ना, नाव को बीच में खड़ा करके पैसा मांगा गया, अब नहीं तो नाव में डूबो कितना डूबो। दिया था आपने, कितना दिया था? हम लोग तो 6,000 हमसे लिया था। 6,000 रुपए एक व्यक्ति का? हाँ, एक व्यक्ति का 6,000 लिया था। मतलब आपके हिसाब से कि इतना ओवर रेटिंग करके लोगों ने 30 करोड़ रुपए कमाए? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को शोषण कर, ओवर रेटिंग करके मत कहिए। ओवर रेटिंग तो ये हो जाएगा कि व्यापार में बाजार को उतार चढ़ाव में आप उसको माप तौल कर सकते हैं, लेकिन इसको कहो शोषण, कि लोगों को शोषण करके उनसे पैसा लिया गया। तो और योगी जी कहते हैं कि हमने इतना कमाया। अभी योगी जी का ऐसे में अधिकारियों को तो शिकंजा कसना चाहिए था ऐसे। बिल्कुल 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 कसना चाहिए था, लेकिन मिली भगत थी अधिकारियों की। अच्छा। उनके साथ पे नाव चलते थे, क्या मजाल थी कि 6 बजे के बाद नाव जाते थे, रोक दिया जाते थे, लेकिन अगर ये रोकथाम शुरू हो जाता तो 6,000 हजार लोगों को नहीं देना पड़ता। चलिए अब आ जाते हैं रोहित जी, महाकुंभ में कुछ लोग कहें कि 400 लोग मरे, कुछ ने कहा कि 4 मरे, 7 मरे, 8 मरे, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि मरे कितने, उस भगदड़ में आखिर हुआ क्या। लोग इसको अखिलेश जी से भी जोड़ रहे हैं, अखिलेश जी और अभिमुक्तेश्वर से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात हुई, उसके 2 दिन बाद जो है ये घटना हुई। लोगों का आरोप ये भी रहा कि जो है वो आए, इसी के बाद जो है ये भगदड़ हुई। जिस दिन भगदड़ हुई उसके आधे घंटे पहले मैं वहां से निकल के आया था, मेरी गाड़ी, मैं अपनी टीम के साथ निकल के आया था वहां से। तो भगदड़ में क्या देखते हैं आप, कितने लोगों की जान गई होगी, क्या कुछ प्रक्रिया हो, किस तरीके से देखते हैं आप आकलन कर सकते हैं कि कितने लोग की जान गई। अभी भी वहां बर्चरी हाउस में 900 लोगों का लापता होने की सूचना चिपकी है। परिवारजनों ने 900 लोगों ने 900 कुछ लोगों ने वहां के दीवालों पे अपने परिवार की फोटो जो गायब हुए हैं या भगवान को प्यारे हो गए हैं, उनकी फोटो लगा के गुमशुदगी का चिपकाया है। और सरकार ने आंकड़ा 30 का दिया। सरकार ने आंकड़ा 30 का दिया। हमको, आपको याद होगा जब कोरोना महाकाल था, तो जब लाशों को जलाने के लिए लाइन लगी रहती थी, तो योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि गंगा में उनको छुपा दिया जाता था। अच्छा। और आप चले जाओ फाफा मऊ क्षेत्र में, आप पुराना न्यूज चैनल, अखबार और यूट्यूब या गूगल सर्च करोगे तो आप पाओगे कि फाफा मऊ क्षेत्रों में जमीन में हजारों की संख्या में लाशें गाड़ दी गई थी। और हम लोग को खुद ये मैं खुद ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, मुझे लगता है कि योगी जी ने हजारों जितने लोग मरे होंगे सबको गंगा जी में दबा दिया और बंद करवा दिया, मतलब टुपवा दिया। हाँ, उसे आपके केवल उनको ये ना हो पाए आंकड़ा छुपाने के लिए। बिल्कुल, व्यवस्था टाइट थी। योगी जी ने दावा किया कि जो है प्रशासनिक व्यवस्था टाइट है और सारी चीजें मतलब अप टू डेट है। अब ऐसे में जो लोग आए हैं उसके बाद भगदड़ में उनकी जाने गई, तो ऐसे में आरोप ये भी है कि कुछ सपा मानसिकता के लोग आए, ऐसा भी कुछ नेताओं ने आरोप लगाया जो बड़े नेता थे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा कुछ है कि नहीं है? आपकी बात स्वाभाविक है, लोग जो कह रहे हैं क्योंकि अंगूर नहीं मिलेंगे तो खट्टे जरूर कहलाए जाएंगे, ठीक ना। और अगर वो अपनी नाकामी नहीं छुपा पा रहे हैं, जाहिर हो जा रही है, तो सामने के वो ऊपर नाकामी, हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना, आग दिखाना। और हम लोगों ने वही काम किया इस महाकुंभ में कि जहां जहां उनकी अव्यवस्था थी उसको सही करने के लिए हमने उसको जग जाहिर कर दिया। और रही बात व्यवस्था की बात है, आम नागरिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। VIP ट्रीटमेंट दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया लोगों को। अभी आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल में कि एक बाहुबली हमारे मिर्जापुर का गया था नहाने, बकायदे जहां पैदल चलने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती थी, वहां 10-10, 20-20 गाड़ियों के साथ और हेलीकॉप्टर के साथ वो माफिया घूम रहा था। अच्छा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इस माफिया पे प्रकाश डालेंगे आप?
माफिया शब्द इसलिए है जी कि उसी क्षेत्र से वो आया है जी। व्यक्ति, जी और हम आप नाम भी ले सकते हैं, कोई हमको कुरेज नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे जो सच है वो सच में कहना चाहूंगा। अच्छा, ऐसे में रोहित जी एक बाबा जी हैं, बड़े पॉपुलर व्यक्ति हैं। ऐसे में जब लोग भगदड़ में मर जाते हैं, परिवार बिलखता है, लोग एक दूसरे को ढूंढने में लगे रहते हैं, लाशें नहीं मिलती हैं, लोग जो है उस भगदड़ में, उस करोड़ों की संख्या में परेशान हो जाते हैं, परिवार बिलखता है, रोता है, जो जहां है तहां है वहां परेशान है। तो ऐसे में आप ये बताइए, एक बयान आता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले महाराज जी का, उनका एक बयान आता है कि जो है जो लोग वहां मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया, और उसी पे जो है तुरंत शिकंजा कसते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य। वो कहते हैं कि आए हम उन्हें भी मोक्ष दे देते हैं जो ऐसा कह रहे हैं। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मोक्ष कब प्राप्त होता है, जानकारी देंगे आप? मोक्ष प्राप्त तब होता है जी जब मनुष्य की अंतिम इच्छा या स्वेच्छा जो भी होती है वो हम पूरा कर लें, और उसके बाद सकुशल परिवार को अधूरे में छोड़ के न जा करके और हम वहां पे जाके प्राण त्याग देते हैं, वहां मोक्ष मिलता है। जी और नरक वहां मिलता है जी कि जहां हम अधूरे चीजों में रहते हैं, गलत काम करते हैं, और हम बीच में ही हम चले जाते हैं। जी तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा, जी उन्होंने जो कहा वो गलत कहा। जी और अभिमुक्तानंदेश्वर महाराज जी ने जो कहा कि हम मोक्ष दे देते हैं, उन्होंने भी गलत कहा। जी सच ये है कि जिसकी मौत आनी होती है उनकी मौत हो जाती है, जी और वो तो कुछ बाबा लोग इस महाकुंभ में जी योगी का आह्वान करने के लिए, उसको बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। नहीं, ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री, जहां लोग उनके जन समर्थन अच्छा है, लोग उन्हें पूछते हैं, लोग उन्हें जो है भगवान का स्वरूप मानते हैं, ऐसे में उनका यह बयान देना कि मोक्ष मिल गया, कहाँ तक आप सही मानते हैं इसको? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में मैं कहूंगा कि वहाँ हनुमान जी तो मैं भी गया हूँ दर्शन करने, जी ठीक ना जी। लेकिन सच्चाई ये है जी कि जो सच है लोग उसको सच कहेंगे। जी अगर आप मर जाते हो तो कहते हो कि मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो ये गलत है। हम आए हैं पुण्य कमाने, हम आए हैं स्नान करने, हम आए हैं आस्था के नाम पे आए हैं, और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष प्राप्त कर ले, ये कहाँ का सच है? मैं आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी पूछता हूँ, मैं सबको पूछता हूँ, जो सच है वो सच है, वहां उन्होंने गलत कहा। चलिए, अगर हम महाकुंभ की बात करें रोहित जी, और कुछ ट्रोल हुए लोगों की अगर बात न करें तो कहीं ना कहीं वो विषय अधूरा रह जाएगा। एक IIT वाले बाबा का नाम आपने सुना होगा, बड़े ही वायरल रहे, उन्होंने परिवार त्याग दिया। वो कहते हैं कि माँ बाप कुछ नहीं होते हैं, परिवार कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें जो है अफवाह है। और उसके बाद उन्होंने एक भविष्यवाणी भी कर दी कि भारत और पाकिस्तान के टूर्नामेंट में जो है पाकिस्तान जीत जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू ट्रोल होते हैं, उस पर क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे? ये तो आपके द्वारा बनाए गए बाबा है, जो ये तो आप लोग के द्वारा बनाए गए बाबा है जी। ये कोई बाबा का मतलब जो सिद्धि प्राप्त करे, जो संघर्ष करे, जो मेहनत, तो गाजा चीलम पी के मस्त रहो करके हम IT पढ़ के आए हैं, बाबा ज्वाइन करके, ये तो मीडिया का बनाया हुआ बाबा है। अच्छा। और इस बात को आप लोग लीजिए, हम लोग नहीं लेते। अच्छा। ये कोई बाबा नहीं है। चलिए, योगी जी ने दावा किया कि हम जो है लगभग 1000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेंगे महाकुंभ में, और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 2 लाख करोड़ के ऊपर होगा। और उन्होंने फिर ये कहा भी कि जो है 2 से 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो रेवेन्यू अपने उत्तर प्रदेश सरकार को जो है मिला, उत्तर प्रदेश को मिला। क्या कहना चाहेंगे इसमें सर? हम शादी, अपने बिटिया की शादी फाने हैं जी, और हमने 2000 लोगों को न्योता दिया जी, कार्ड दिया जी, और तैयारी कहने से कह दें कि हम 10,000 लोगों की कर ले जी। अगर आप कहने से 10,000 लोगों की कर ले तो व्यवस्था करनी चाहिए 10,000 लोगों की जी। जैसे आपने कहा कि आए तो बहुत हुआ, मैंने बताया ना, एक रूम का चार्ज 10,000, 20,000, 50,000 रुपया वहां हुआ। वो आए हम मान सकते हैं जी, लेकिन इनकी व्यवस्था हम नहीं मान सकते कि उन्होंने इतने लोग की समझ के की थी। अच्छा। उन्होंने खुद कहा कि हम 100 करोड़ लोगों को की व्यवस्था की है। और एक मैं आपके सामने मैं लाइव बोलना चाहता हूँ, एक चैलेंज करना चाहता हूँ योगी जी को जी, कि पूरे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है जी, जिसमें से 100 करोड़ हिंदू जी लोग हैं जी, और इन्होंने कहा कि मैं
70 करोड़ 60 करोड़ लोग को नहलवा चुका हूँ जी। अब आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में लगभग ज्वाइंट फैमिली है, 20-22 लोग हैं। तो 22 लोग में कितने लोग नहाए होंगे? 22 सच बताइएगा, आस्था का नाम है, इसमें झूठ बोलेंगे तो आप भगवान से झूठ अब बोलेंगे। ये समझिए कि 6-7 लोग। 6-7 लोग, 22 में अगर 6-7 लोग नहाए तो कितना परसेंट हुआ? बहुत कम परसेंट आ रहा है 6 में 60, जी 22 लोग में आपने नहाया, 10% का 2 हुए, जी 6 हुए, 30% आप लोग नहाए, 70% नहीं नहाए। जी अब बताइए 100 करोड़ की जनसंख्या है, जी अगर आपके यहाँ 30% नहा रहे हैं जी। तो क्या नियमतः जो इन्होंने आंकड़ा दिया इतने लोग नहाए, क्या वो सत्य हो नहीं, सकता है? आंकड़ा तो एआई दे रहा था ना, एआई सिस्टम दे रहा था। अरे भाई, आधुनिकता बता रही थी आंकड़ा। सरकार आपकी, जज आपके, सब कुछ आपके, फैसला आपको, तो आप एआई बनाओ चाहे कुछ बनाओ। कुल मिला के आप योगी जी के दावों को ये बता रहे हैं कि झूठा है। मैं आपके न्यूज चैनल पे खुले रूप से कहना चाहता हूँ, मैं रोहित शुक्ला सनातन धर्म का पुजारी हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, जी। अखिलेश यादव को अपना नेता मानता हूँ। जी मैं खुले मंच से कहना चाहता हूँ योगी जी से जी कि आपका ये आंकड़ा सब झूठ है। आपने अभी एक आंकड़ा दिया कि जो यूनिवर्सिटी के लड़के पढ़ते हैं जी। उन्होंने 4-4 लाख रुपया बाइक से कमा लिया जी। जी ये आप उन बच्चों से पूछो जो रात दिन मेहनत करते थे, ठीक है उसमें सोशल लोगों ने किया, जी लेकिन वो भी सोचो कि आपने झूठा आंकड़ा पेश किया, आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो। जी यानी आपने ये 45 दिन का जो महाकुंभ था, यानी इसमें रोजगार आपने दिया? जी आपने तो दिया नहीं, जी भगवान ने दिया, आस्था ने दिया, जी। लेकिन आपने आंकड़ा झूठ पेश किया। आंकड़ा झूठा है। रोहित जी, अब आ जाते महाकुंभ में। अगर मिर्जापुर की बात करें, बगल का जनपद है और कहीं न कहीं मां विंध्यवासिनी का धाम है, मां विंध्यवासिनी का क्षेत्र है, तो जो लोग प्रयागराज दर्शन करने आए वो विंध्याचल भी दर्शन करने आए, और मिर्जापुर में भी लगभग 45 दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ रहा। लोग वेस्ट बंगाल से लेके, तमिलनाडु से लेके, लोग मुंबई से लेके, आंध्र प्रदेश से लेके, झारखंड से लेके, बिहार से लेके, देश के कोने कोने से गाड़ियां हमें दिख रही थी रास्तों पे, और जाम की स्थिति बनी हुई थी। जो लोकल लोग हैं वो परेशान है, ऐसे में इलाहाबाद में भी लोग परेशान थे। तो ऐसे में आप ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो लोग जाम में 10-10, 12-12 घंटे फंसे रहे, उन्हें 25 रुपए की मिर्जापुर में रोटी बेची गई, उन्हें 10 रुपए वाला बॉटल वाला पानी 40 रुपए का बेचा गया। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इस मिर्जापुर के विषय पे? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारी बिटिया की बारात है और हम 2000 लोग को न्योता दिए हैं जी, और अगर 10,000 लोग आ जाएंगे तो ऐसा होगा ही। जी ये कमी है अंधेर नगरी चौपट राजा। हमारा अच्छा। जो राजा है ना, जी, जो मुख्यमंत्री है ना, वो झूठा है। झूठा है। उन्होंने व्यवस्थाएं कुछ नहीं की जी और बुला लिया सबको, और झूठ बोला कि 144 साल बाद आया। जी मतलब आस्था के नाम पे भी झूठ बोला, लोगों को बुलाने के लिए, आप अपना आय कमाने की व्यवस्था के लिए जी अपने लोगों से झूठ बोला। जी मैं जिला प्रशासन को बधाई दूंगा मिर्जापुर के, जी कि जिला प्रशासन ने, विशेषकर कप्तान साहब ने और डीएम साहब और एडीएम साहब, जी इन लोगों ने बहुत मजबूत तरीके से खड़े होके लोगों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था की। जी अब भाई आप कहोगे कि रोटी 25 रुपए का मिल रहा था, तो ये वही मैंने कहा जी, ये लूट थी, ये लूट थी आस्था के नाम कि भैया 45 दिन बाद जो कमाते कमा लेता, जी। तो ये लूट थी। ये ऐसा जो करने वाले हैं उनको भगवान उनका फल देगा, और हम लोग तो बस यही कहेंगे, जबकि हम लोगों ने खुद लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की, पानी एक बोतल। वीडियो आपने वायरल होते और देखा होगा रोहित जी, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र जी जो विंध्याचल थे, और देखा जाए तो बड़े नेताओं से अच्छा उनका संबंध है सत्ता का। तो ऐसे में उन्होंने एक दावा जो है सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पट्टी वाले भी जो है हमारे यहाँ लाखों में अर्निंग करते हैं जो है महीने का। इस पे क्या कहना चाहिए? उनके लिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, आप जमीन पे उतरिए और देखिए कि यहाँ के लोग कितना त्राहिमाम कर रहे हैं। जी विंध्याचल मंदिर के अगल बगल बसे लोग, जी विंध्याचल मंदिर में जो महाराज लोग, सबका मतलब जिस प्रकार से शोषण हुआ है जी अधिग्रहण के नाम पे विंध्याचल में, जी और जो रोजगार की बात करें कि एक ठेला वाला 50,000 रोज कमा, जी जितना भाई अभी आपको मैंने एक शब्द कहा कि एक रोटी 25 में आपने पूछा, जी तो व्यवस्था के नाते लोग कमा सकते हैं, जी लेकिन जो डेली दैनिक है वो कम से कम 500-700 से ऊपर नहीं कमा रहा है।
जी तो विधायक जी को इस बात पे फिर से पुनः विचार करना चाहिए। मैं कहूंगा क्योंकि बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, जी इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उनके शब्दों को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जी बस यही कर रहा हूँ कि वो जाएं, आकलन करें, और अगर गलत है उनकी बात तो उस पर सदन में उन्होंने कहा मिर्जापुर वालों से और मीडिया वालों से माफी मांगे। कुछ सवाल और है मेरे मन में रोहित जी, आपसे बात करता हूं तो बात करने की इच्छा ऑटोमेटिक होती रहती है। रोहित जी, सवाल एक और है, क्या सदन में जो क्षेत्र की समस्या है, जैसे एक समस्या मान लीजिए 96 विधानसभा की, 96 विधानसभा से आजादी के बाद से वो 8 रोडें आज तक नहीं बन पाई हैं, और हर चुनाव में ये कहा जाता है कि जो है एनओसी आ गया है, अब जमीन जो है वो आदान प्रदान वन विभाग से कर ली गई है और रोड बहुत जल्द ही बन जाएगा। ऐसे में उस क्षेत्र के एक बड़े नेता भी हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या विकास के मुद्दे सदन में रखने चाहिए या और भी मुद्दे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। जी मिर्जापुर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ के राज्यसभा सांसद लगभग 4-5 लोग हैं जी और लोकसभा के भी वही 4-5 लोग। मैं गिनती पे बता सकता हूँ, जी अभी बताऊंगा आपको। और जहाँ हम सदन की बात करते हैं जी तो अभी पिछले सदन में आशीष पटेल जी यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जी डबल इंजन की सरकार है, और अनुप्रिया जी के हस्बैंड भी हैं जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जी उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात की सदन में। अच्छा मीडिया में है, आप देख लो। जी उन्होंने कहा कि विधायकों की निधि बढ़नी चाहिए, जी। पैसा बढ़ना चाहिए, जी। तनख्वाह बढ़ना चाहिए, जी व्यवस्था मिलनी चाहिए। जी दूसरी तरफ अभी आपने खुद देखा सदन में कि रत्नाकर मिश्रा जी कह रहे थे कि ठेला पे, हाँ और जबकि मिर्जापुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के 5 गिनती जो होती है जी उसमें एक की संख्या मिर्जापुर से शुरू होती है, जी जिनका नाम है अरुण सिंह जी, जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और बीजेपी के कार्यालय प्रभारी भी हैं। जी उनका खुद का गांव जो बैधा है, जी आप चले जाओ, वहां सड़क नहीं है, जी गड्ढे गड्ढे हैं और सड़क तो बनी नहीं है। जी अब इतने बड़े नेता होके जी और अपना सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। जी वहीं मतवार क्षेत्र उन्हीं के क्षेत्र में आता है, जी वहां भी आप चले जाओ, कहीं पानी नहीं है, जी कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली का खंभा नहीं है। जी और मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ, मझवा में 2 गांव ऐसे हैं जी जहाँ सड़क आज तक नहीं है। जी डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जी लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। मगरदा कला उठा लीजिए जी सिटी ब्लॉक में, और दाती ग्राम सभा हमारे यहाँ पहाड़ी ब्लॉक में, जी ये 2 गांव में सड़कें ही नहीं है। जी जंगल से जाना पड़ता है लोगों को। जी अगर कोई बीमार हो जाए जी तो रास्ते में या तो वो तड़प के खत्म हो जाएगा या भगवान को प्यारा हो जाएगा। ऐसी दयनीय स्थिति है यहाँ मिर्जापुर में। अब उंगली पे बात करता हूँ, जी अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, जी सांसद हैं, अभी बगोड़ी कोल सोनभद्र के सांसद थे, जी वो भी मिर्जापुर के। जी रमेश बिन भदोई के सांसद थे, अब तो हमारे समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, जी वो भी मिर्जापुर के। जी और आपके विनीत सिंह एमएलसी, जी वो भी मिर्जापुर के आ गए हैं। जी रहने वाले तो बनारस के हैं, जी लेकिन उन्होंने एड्रेस बनवा लिया मिर्जापुर, तो वो मैं गिनती में मिर्जापुर। जी आशीष पटेल मिर्जापुर के हैं, जी ठीक है। इसी प्रकार से अरुण सिंह जी भी राज्यसभा सांसद जो हैं वो भी मिर्जापुर के हैं। जी राजनाथ सिंह जी जो यहाँ से इनका पूरा कर्म क्षेत्र इनका रहा है, जी वो भी मिर्जापुर के। जी तो आप समझो कि मिर्जापुर में इतने बड़े बड़े नेता, जी और माँ विंध्यवासिनी का क्षेत्र है, पूरे धरती पे साक्षात देवी स्वरूपा यहीं पे है, जी और जगह तो माँ का अंग कट के गिरा है, जी लेकिन यहाँ माँ साक्षात है। जी वहाँ रत्नाकर मिश्रा जी हैं, जी विधायक यहाँ के देख लीजिए, जी लेकिन मिर्जापुर का कोई विकास नहीं हुआ। इतने साल में मिर्जापुर का कोई विकास नहीं। नहीं, मिर्जापुर में तो हाईवे बन गया, बिंद कॉरिडोर बन गया, तो मेडिकल कॉलेज आ गया, उसके बाद जो है अभी बिंद यूनिवर्सिटी बन रही है, तमाम विकास तो हो रहे हैं। क्या चलिए, कमी लग रही है आपको? बिंद कॉरिडोर में क्या विंध्याचल के लोगों को व्यवसाय मिला, रोजगार मिला? चलिए, एक हो गया। जी मेडिकल जो कॉलेज है यहाँ पे, जी क्या मिर्जापुर के लोगों को सुविधा मिली? कोई बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे मिर्जापुर का? नहीं आपके मुंह से बोल रहा हूँ। जी क्या जो हाईवे आप बता रहे हो, जी क्या मिर्जापुर के लोकल को कोई फायदा हो? अभी भी आप मिर्जापुर में घूम जाओ, सारी सड़कें गड्ढा युक्त है, जी गड्ढा मुक्त नहीं है। जी वो हाईवे तो बाहरी लोग जो आते हैं, जाते हैं, निकल जाते हैं, उनके लिए। क्या मिर्जापुर के लोगों का कोई हल निकल पाया? आप बिंद विश्वविद्यालय की बात कर रहे हो। जी बिंद विश्वविद्यालय
कब बन के तैयार होगा कोई पता है? अभी तक न्यूज आधारशिला नहीं रखी गई है। जी। ऐसे में रोहित जी एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। अभी आपने इसके पीछे अगर हम जाए तो आपने मतवार की बात की, तो मतवार 96 विधानसभा में आता है और समाजवादी पार्टी के ही विधायक, इसके पहले अगर हम बात करें एनडीए के पहले अगर हम जाए, अभी तो अपना दल से विधायक है, तो उसके पहले अगर हम जाए तो भाईलाल कोल समाजवादी के विधायक रहे। अगर देखा जाए तो कांग्रेस से जो है भगवती चौधरी विधायक रहे। तो क्या उनको आजादी के बाद से उन 8 रोडों को उस पर काम नहीं करना चाहिए था? क्या उन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए, आप इस बात को अगर आप बात कर रहे हो विकास की जी, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केंद्र सरकार की मदद के बिना नहीं बन पाती है। जी, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर क्षेत्रीय रोड है, सड़क है, जी, तो क्षेत्रीय सड़क को विधायक बनवा सकता है अपने निधि से। जी, लेकिन जो क्षेत्रीय सड़क ना होके जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग से, जो कि मतवार वाला रोड है, वो एमपी से जुड़ता है, जी, हाँ, जी, तो वो भी केंद्र सरकार की मदद से बन सकता है, जी। बन पाएगा। विधायक की मदद नहीं बन पाएगा। जी, लेकिन विधायक चाहे तो बनवा सकता है, प्रश्न उठा के, जी, विधानसभा में प्रश्न उठा के, जी, केंद्र सरकार से प्रश्न पूछ के वो चाहे तो बनवा सकता है और बन जाता। लेकिन ये लोगों की इच्छा ही नहीं बनाने की। और जिसका आपने लिया स्वर्गीय भाईलाल कोल जी, जी, उन्होंने बहुत काम किया क्षेत्र में। आप जाके देखो, सड़कों तहसील स्तर के जितने भी सड़क थे सबको बनवाने का काम किया। अब एक सवाल और आता है रोहित जी, हम पत्रकार हैं और पत्रकारों का सवाल आपसे न हो तो अभी सीतापुर जनपद में, यूपी का ही जनपद है, वहां राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या हो जाती है। अभी इसके पहले भी कई सूचनाएं आती है, पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है, सोनभद्र में पत्रकारों की हत्या हो जाती है, तो कहीं देश के कई कोने में जो है पत्रकारों की हत्या होती रहती है और पत्रकार ही संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। जब चौथा स्तंभ इस तरीके से ये हिलता डुलता रहेगा तो क्या लगता है कि भारत निर्माण पूरे तरीके से हो पाएगा? जिस पत्रकार साथी की हत्या हुई है, जी, उस पत्रकार साथी ने हमेशा ही जी, सच की आवाज उठाने का काम किया। जी, सच किसको कहा जाता है? जो गलत कह रहा है उसको सही बोलने के लिए सच कहा जाता है। आप पत्रकार चौथी स्तंभ हो, आपको बधाई देंगे कि आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो कि सरकार के खिलाफ भी प्रश्न पूछते हो आप और बोलते हो। और आपका मैंने न्यूज चैनल में देखा भी है कई बार कि आपने हमेशा से ही किसी से दबने का काम नहीं किया, हमेशा से ही अपनी बात कही और निर्भीक तरीके से कही। तो हमारे साथी की जो हत्या हुई है ना, वो सरकार के खिलाफ हमेशा, जो सरकार गलत करते थे उसकी पूछता था। और मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार में पत्रकारों को किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को गलत करना है। अगर जो ईमानदार पत्रकार है वो आवाज उठाएगा ही, और जो आवाज उठाएगा उसकी हत्या हो जाएगी, ये तय है। और आपको मैं सतर्क कर रहा हूँ, अगर आप भी सरकार के खिलाफ जाओगे तो निश्चय ये सरकार आपको किसी न किसी तरह प्रताड़ित करेगी, जेल डालेगी, नहीं तो हत्या कर देगी। हमारी बात अगर करेंगे रोहित जी, तो हम किसी सरकार के साथ या किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, हम जनता के लिए काम करते हैं, हम कानून संविधान के लिए काम करते हैं और हम उसी के साथ रहेंगे। हमको जो कहना है भाई, देखिए हमने कह दिया जी, सच को सच कहना चाहिए। सच कहना बगावत समझो, हम भी बागी हैं। अच्छा। ये जो सरकार की व्यवस्था है ना जी, अगर आप आवाज उठाओगे तो आपके साथ ऐसा होगा। आप अच्छे पत्रकारों को देखिए, सरेंडर हो गए हैं सरकार के साथ। अच्छा, यही पे एक सवाल और, आप की नेता विपक्ष के बड़े नेता है और कहीं न कहीं वो विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरीके से निभा पाते हैं। अभी जब किसी जाति विशेष की अगर हम बात करें, पिछड़ों की, दलितों की, सामान्य वर्ग की, तमाम वर्गों की हम बात करें, तो वहां पर राजनीति शुरू हो जाती है। वहां तमाम पार्टियों के नेता पहुंचते हैं और कहीं न कहीं उनके परिवार का सहयोग करते हैं, उनके परिवार के साथ खड़े होते। क्या लगता है, राघवेंद्र वाजपेयी के साथ क्या विपक्ष को खड़ा होना चाहिए या लोग खड़ा होना चाहिए या सहयोग में आना चाहिए परिवार के कि नहीं? मुझे लगता है कि आपने ये प्रश्न पूछने में देर कर दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से ही उस पत्रकार के साथ खड़ी है। पूरी समाजवादी पार्टी की यूनिट उनके, सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं, मैं तमाम जो भी पार्टी है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरा फर्ज है पहले अपनी पार्टी की बात रखना, उसके बाद सामाजिक बात रखना। तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष उस पत्रकार साथी के साथ है, क्योंकि अन्याय हुआ है, उनकी हत्या हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही पत्रकारों को दबाने का काम किया है। और आप जैसे अगर पत्रकार निर्भीकता से प्रश्न पूछेंगे या पूछते हैं
तो उनको दबाने का काम करेगी भाजपा वाले। और क्योंकि उनको किसी तरीके लोकतंत्र को, संविधान को उनको तोड़ना ही है, और इसलिए वो ऐसा करते हैं। क्या एक बात मुझे बताइए, अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई थी पुष्पा 2 जी, प्रमोशन हुआ जी, भगदड़ हुई जी, अल्लू अर्जुन उसमें गए थे जी, भगदड़ हुई जी, प्रमोशन के दिन जी, महिला मरी, जी, एक रात अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा। महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ, जी, किसी एक व्यक्ति को जेल तो जाना चाहिए था ना। जी, वहां के अधिकारी जाते, वहां का मेन जो योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को मेन ठेकेदार बता रहे हैं वो जाते, या कोई साधु संत जाते, कोई एक को तो जाना चाहिए था संविधान के नाते। संविधान नहीं कहता कि अगर एक प्रदेश में एक आदमी को जेल हो रही है, दूसरे प्रदेश में संविधान बदल जाएगा। चलिए, एक बात ये हो गई। दूसरा, अभी महाराजगंज में एक विधानसभा है, धर्मात्मा निषाद उनका कार्यकर्ता था, वो बयान देके पेपर में लिख के नामजद करके सुसाइड नोट जिसमें संजय निषाद जी को, उनके बेटों को और एक तीसरे व्यक्ति को लिख के वो मरा। तो जिस 3 लिखा था, इसमें 2 संजय निषाद उनके बेटों को हटा दिया गया FIR से, और उस तीसरे व्यक्ति को के नाम मुकदमा लिखा गया। संविधान कहता है कि जो लिख के मरा है उसके जिसके नाम लिखेगा उसको जेल जाना चाहिए, वो उसको दोषी होना चाहिए। ये कहाँ का संविधान को निकाल दिया गया? क्या संविधान साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है सरकार? तो स्वाभाविक है, आप आवाज उठाओगे तो आपके साथ भी ऐसा करेगी। मैं आपको बार बार टारगेट इसलिए कर रहा हूँ, अभी हमारे एक साथी की हत्या हुई है, पत्रकार साथी की, भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन निर्भीक रहिए, हम सब आपके साथ हैं, जहाँ कोई बात होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एक सवाल और है, क्या ये जो सिलसिला चल रहा है पत्रकारों की हत्या का, पत्रकारों को जेल भिजवाने का जो ये सिलसिला चल रहा है, क्या इस सिलसिला का कोई हमेशा के लिए अगर देखा जाए तो लॉन्ग टाइम के लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था, विपक्ष ऐसी मांग सदन में नहीं कर सकता कि एक ऐसा आयोग तैयार किया जाए कि जिससे कि पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था जो है कम से कम उस पर देखी जा सके? क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं? आपको मैं समाजवादी पार्टी की सरकार में ले जाऊंगा अभी बताने के लिए, लेकिन जब सरकार बदली तो हमारा एक मिर्जापुर का ही साथी, वो नहीं रहा, वो भगवान को प्यारा हो गया। नमक रोटी पे उन्होंने न्यूज चैनल में एक चलाया था वीडियो, यहीं जमालपुर में, जानकारी बीजेपी सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। सारे पत्रकार लोगों ने मिलके उसको जेल से बाहर निकलवाया। कैंसर हुआ, आदरणीय अखिलेश यादव जी को पता चला तो उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया उस पत्रकार साथी को। मुझे याद है लखनऊ में जो पत्रकार आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलते थे, उनको अखिलेश यादव जी तत्काल में लखनऊ में सरकारी आवास आवंटित करवा देते थे, उनको सुरक्षा देते थे। और हम तो चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये बात हमारी सारे पत्रकार साथियों तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पत्रकारों का सम्मान करती है, और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पत्रकारों के लिए आयोग बनाया जाएगा। ये सरकार से कोई अपेक्षा मत रखिएगा कि भाजपा आपकी किसी प्रकार की कोई मदद करेगी। तमाम बातचीत रोहित शुक्ला लल्लू से मेरी हो रही थी, जिन्हें मझवा के बेटा के नाम से ये प्रख्यात है, और इनके साथ एक भारी जन समर्थन मिर्जापुर का रहता है, और कई बार इन्हें अखिलेश यादव जी के साथ देखा जाता है चुनाव में, और ये अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। ऐसे में इनसे तमाम बातचीत हुई, कुंभ के विषय पे बात हुई, मिर्जापुर के विषय पे बात हुई, पत्रकारों के विषय पे बात हुई। तो अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप इनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस खबर को शेयर करिए, और आप क्या सोचते हैं, आपकी बातों पे जो है क्या कुछ राय रखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मैं था अंकित दुबे और दिखा रहा था पूरी बातचीत लल्लू शुक्ला के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।